स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं सत्यम सिंह एक बार फिर आपके साथ हूँ। बेटा आज हम लेके आए हैं आप सबों के लिए क्लास 10th के हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, जिसे यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से हम जानते हैं। बेटा ये इस कड़ी में जो है हम आपके लिए सभी विषयों के सिक्वेंसली हम लोग जो है हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे विषयवार चर्चा करेंगे, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। साथ में बच्चों इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी मेहनत है इसका फल भी हमें मिलना चाहिए। पैसे तो हम ले नहीं रहे आपसे, ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। तो ऐसे में बस चाहिए कि आपका सिंपल सा सपोर्ट, और ये सपोर्ट आप हमें कर सकते हैं बस सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और इसको फॉलो करके। तो बच्चों हम इसी कड़ी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद के आज जो टॉपिक लेके आए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका हम लोग टॉप 40 ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो बाकी बचे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका डिस्कशन हम लोग इसे पार्ट 2 में लेके चलेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में बांटा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हिस्ट्री का दूसरा दिन है। भारत में राष्ट्रवाद के बाद जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो यूरोप में राष्ट्रवाद है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस कड़ी में सबसे पहले बच्चों मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद की बात चलती है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये राष्ट्रवाद, हमने पहले भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा, फिर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा। यूरोप में राष्ट्रवाद कहते हैं कि 19वीं शताब्दी की घटना है। ये घटना कब की है? 19वीं शताब्दी की है। कहा जाता है कि इस समय यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद नाम का जो शब्द था, इसकी एक लहर चली थी। राष्ट्रवाद नाम का जो शब्द था उसकी एक लहर चली और इसके अंतर्गत इसने क्या किया, जितने भी यूरोपीय देश थे उन सभी का पूरा काया पलट ही कर दिया। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और इसी के अंतर्गत जो यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बड़े भूभाग पर जो है, इसमें इटली का एकीकरण के बारे में बात करेंगे या फिर और भी बाकी सारी जो घटनाएं हुई, इन सभी घटनाओं के क्रम चक्र को समझेंगे। इन पूरे घटना चक्र को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। कौन इसके सपोर्ट में थे, कौन इसके विरुद्ध थे, किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भी बाकी सारी जो चीज़ें हैं उन सभी को हम विषयवार बिल्कुल डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तो होगी ही, साथ ही साथ इन्हीं ऑब्जेक्टिव में हर एक क्वेश्चन के आपको डिटेल्स भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। बेटे एक बात ध्यान देना, हम बात कर रहे थे बेसिकली किसकी, यूरोप की। तो पहला सवाल हमारा इसी चीज में है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब बात होगी इटली और जर्मनी की और किस महादेश में स्थित हैं, तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हमारे सामने होंगे। ये ऑप्शंस होंगे यूरोप, ऑस्ट्रिया, एशिया और इनमें से कोई नहीं। अब बेशक आपको ये समझना पड़ेगा कि इटली और जर्मनी वर्तमान में जहाँ पे स्थित हैं वो हमारा महादेश कौन सा होगा। जैसा कि हम जानते हैं महादेशों की संख्या 7 है। अब इनमें से ये 3 महादेश दिए गए हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। इनमें कौन से ऐसे महादेश हैं जिनमें इटली और जर्मनी फिलहाल स्थित हैं? आप सभी के आंसर्स का हमें इंतजार है। कमेंट बॉक्स में आप अपने अपने आंसर्स को लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, मैं वेट करूंगा 3 सेकंड से 4 सेकंड का हम वेट करेंगे और फिर हम इसका जवाब डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, ये पूरी की पूरी घटना यूरोप में चल रही थी, तो जाहिर सी चीज़ है इस पूरी घटना जो चल रही थी वो यूरोप में चूंकि चल रही थी, तो इटली और जर्मनी भी जो है अभी वर्तमान में किस में स्थित है, यूरोप में स्थित है। तब भी वो यूरोप में ही स्थित थे, कहीं अलग जगह पे नहीं थे। लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में कि आखिर ये उस समय किस में स्थित होंगे। उस समय भी ये यूरोप में ही स्थित थे और आज भी ये यूरोप में ही स्थित है। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इटली और जर्मनी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये आता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन से देश थे। आखिर वो कौन ऐसे देश थे जो नहीं चाहते थे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये निकल के आती है कि आखिर जो इटली और जर्मनी का एकीकरण की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी देश उस समय एक नहीं थे? क्या ये जर्मन संघ जो था वो क्या वो अलग था? तो जब हम बात करें तो ये घटना जो है याद आती है 1871 ईस्वी की। 1871 की वो घटना है जिस समय ये सारा चक्र चल रहा था। एक नए राष्ट्र और जर्मन साम्राज्य का जो है वो निर्माण किया गया था। कहते हैं इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जो है वो जर्मनी का एकीकरण कहते हैं इसको जो है। इसके पहले यह भूभाग जो है कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये पूरा भूभाग जो है वो 39 राज्यों में बटा हुआ था। मतलब 39 डिफरेंट स्टेट्स थे, जिसमें 2 स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। पहला था हमारा जो ऑस्ट्रिया था वो, और दूसरा था प्रशा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये दोनों ही देश जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत माने जाते थे।
लेकिन जब एकीकरण हुआ तो इन चारों में से एक देश ऐसा था जिसने इस एकीकरण को लेके जो है सवाल उठाए। वो नहीं चाहता था कि ये जो है एकीकरण हो। किसका? इटली और जर्मनी का। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि इसमें से वो कौन ऐसे देश थे जो बेसिकली इसके एकीकरण में बाधक बनते थे। फिर से आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर्स का बताएं। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे दो ही संपन्न थे, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन इन्हीं दोनों को थी। लेकिन इनमें से एक ऐसा था जो बिल्कुल इसके अपोजिट हो चुका था कि नहीं, इसका एकीकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में हमारा ऑस्ट्रिया जो है वो सबसे आगे था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि कई बार लोग इसको मतलब एग्जाम्स में कई बार ये पूछे जाते हैं। सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते हैं, कई बार ये जनरल कंपटीशन के रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस सवाल को पूछा जाता है। तो बच्चों ये सवाल है आपके सामने, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन बोनापार्ट और ऑप्शन नंबर 3 काउंट कावूर। अब इसमें से आपको वो आंसर बताना है जिसके जरिए आप ये बता सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट हमें बताते जाइए, है ना। और हम आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर्स को देखते हैं। इसका जो आंसर था वो होता है मेजनी। कौन था इसका? मेजनी। अब मैं मेजनी की बात करूं तो कहा जाता है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का दिल या जनक भी कहा जाता है। मेजनी के बारे में अगर कहा जाता है, जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इटली का दिल या फिर इटली का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेजनी। अब मेजनी से रिलेटेड अगर हम पढ़ें और इसमें और भी जो ऑब्जेक्टिव ना है इससे संबंधित अगर हम डिस्कस ना करें तो बिल्कुल ये पूरा क्लास अधूरा हो जाएगा। तो इसी कड़ी में देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 में हम देखते हैं गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है और काउंट कावूर को इटली के एकीकरण का दिमाग कहा जाता है। देखिए ये सभी चीजें याद रखिएगा, तलवार, दिमाग, दिल, जनक, एक तरह से पूरा बॉडी का पार्ट नजर आ रहा है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव पोर्शंस में जो ये सारे नोट्स में आ रहे हैं ये आपको नोट कर लेने हैं और अच्छे से याद भी रखना है। क्या क्या इसमें कि आखिर इटली का एकीकरण का दिल या जनक किसे कहा जाता है? मेजनी को। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, थोड़ा विरुद्ध है इसके जो है। काउंट कावूर जो थे उसको इटली के एकीकरण का दिमाग कहते हैं, है ना। और अगर नीचे चले आए तो जर्मन राइन संघ का जो निर्माण किया गया था वो नेपोलियन बोनापार्ट के जरिए किया गया था। अगर हम लोग इसको अपने खुद में देखें तो यहाँ हो गया कौन? काउंट कावूर, इटली के एकीकरण का दिमाग हो गया हमारा जो है ना। दिल हो गए कौन? मेजनी हो गए, है ना। और अगर बात करें तलवार, है ना, तो तलवार कौन से हो गए? तलवार हो गया गैरिबाल्डी हमारे जो है। और जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? वो नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैरिबाल्डी जो है वो पेशे से क्या थे। बेटा गैरिबाल्डी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है उसमें गैरिबाल्डी का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं गैरिबाल्डी जब बेसिकली पैदा हुए थे उस समय पूरा का पूरा जो इटली था वो कई राज्यों में खंडित था और ये पूरी तरह से डिपेंड था बेसिकली यूरोपीय कंट्रीज़ के रहमो करम पर जो है। गैरिबाल्डी जब बड़े हुए तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकी और शुरुआती तौर पर अपने प्रारंभिक दौर पर उन्होंने क्या किया, जो मेजनी के द्वारा बनाए गए जो कार्बनरी संगठन थे उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें जाके वो जुड़ गए। बाद में अलग बात है उन्होंने उनसे हट के जो है बहुत सारे काम किए, लेकिन इस दौरान वो जुड़े किससे? कार्बोनरी संगठन से जो है। यहाँ पे सवाल आपके सामने ये है कि प्रारंभिक में गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो गैरिबाल्डी पेशे से यहाँ पे क्या होंगे बेटा? फटाफट ऑप्शन डालिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम नाविक कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। अभी जस्ट मैंने चर्चा की इस चीज की, गैरिबाल्डी जब बेसिकली सबसे पहले जिस संगठन से जुड़े थे वो संगठन था कार्बोनरी, जिसकी स्थापना करने वाले कौन थे? मेजनी। तो इसका जाहिर सी चीज है, इसका आंसर कौन सा होगा? कार्बोनरी इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम क्लास 6 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये सवाल फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल ये है, लाल सेना का गठन किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और केरेंस्की। देखिए लाल सेना को इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको रेड शर्ट्स बोलते थे। ठीक है, लाल सेना जो है ये इनकी खासियत क्या थी कि ये लाल रंग के शर्ट पहनते थे और इस वजह से इनका नाम दिया गया लाल सेना या फिर लाल कुर्ती, जो भी बोलिए इसको। तो लाल सेना की बात करें, इनमें से अगर ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन से इनमें से किसने जो है लाल सेना का गठन किया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर इसका आंसर अगर आप देना चाहें तो आराम से दे सकते हैं। फटाफट जो है इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
तो इसका आंसर होगा ट्रॉट्स्की जो है उन्होंने सबसे पहले क्या, इन्होंने ही बेसिकली लाल सेना का गठन किया था। कहते हैं ये लगभग घटना जो है सन 1918 के आसपास की है। कब की घटना है ये? सन 1918 के आसपास की। कहते हैं इस दौरान ट्रॉट्स्की ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने जो लाल सेना का गठन किया है, इसमें ज़्यादातर अगर बात करें तो जो श्रमिक किसान थे वही इसमें सम्मिलित हुए थे। कहते हैं इस सेना को दक्ष बनाने के लिए ट्रॉट्स्की ने बहुत सारे काम किए। इन्होंने बेसिकली बोल्शेविक क्रांति के बाद जार की सेना से मुक्त हुए सैनिकों का साथ लिया, उनका उपयोग किया। इन सब के अलावा इन्होंने बेसिकली इन पर राजनीतिक कैमिशार के जरिए जो है इन पर नियंत्रण रखना का, इनके माध्यम से इसके जरिए जो है बेसिकली नियंत्रण रखना चाहते थे। इस पर रखे भी बहुत हद तक जो है। तो इसमें दो सवाल आपके बन के आते हैं। पहला, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने किया। कब किया? तो 1918 के आसपास में किया, जिसमें मुख्य रूप से कौन शामिल थे? तो जो श्रमिक किसान थे वो शामिल थे इसमें जो है। बाद में अलग बात है कि इसमें एक और इंसान शामिल हुए, एक और चीज़ शामिल हुआ, जैसे जार की सेना से जो मुक्त हुए सैनिक थे बाद में वो भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों, कार्ल मार्क्स का जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स के जो पिता थे वो एक बेसिकली वकील थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो वहीं एक स्थानीय स्कूल जिसे जिम्नेजियम कहते हैं वहाँ पे हुई थी। ठीक है, जन्म इनका हुआ था 5 मई 1818 को हुआ था और जगह का नाम जो है आपके सामने है, कौन सा? जर्मनी। तो ये थी कार्ल मार्क्स की बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्ल मार्क्स का। तो इसके आंसर सही क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी। जब विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावर को बेसिकली एक पोस्ट दिया था जिसका थोड़ा विरोध भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, गृहमंत्री बना दिए। क्या लगता है? प्रधानमंत्री बना दिए होंगे क्या? है ना, सही बात है, प्रधानमंत्री ही बनाया गया था। किनको? काउंट कावूर को। और बनाने वाले कौन थे? विक्टर इमैनुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे हम देखते हैं जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। पहला है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है नेपोलियन थर्ड, फिर आता है विक्टर इमैनुअल और फिर आता है हमारा विलियम प्रथम। फटाफट ऑप्शन देके बताइए, फटाफट आंसर्स कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को हमें बताएं कि इनमें से चारों में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो बेसिकली जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक बने हुए थे उसमें। ठीक है, आपके ऑप्शन हमें, आपके आंसर्स हमें आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने बेसिकली ऑप्शन नंबर सी चुना है वो सभी बेसिकली बधाई के पात्र हैं। सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल जा रही है, बिल्कुल अच्छी जा रही है ना। कुछ लोगों ने बी में लगाया है इसके आंसर्स को, जो कि बिल्कुल गलत है। नेपोलियन थर्ड जो है इसके सही आंसर नहीं होंगे। इसके आंसर होंगे सही ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अभी भी 30 क्वेश्चंस बाकी हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लुई 18, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क्स। है ना, ऑप्शन नंबर ए में है लुई 18, ऑप्शन नंबर बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, फिर आते हैं नेपोलियन थर्ड और फिर आते हैं बिस्मार्क। फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है आप अपने आंसर्स को बताए जा सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सी। इसके राइट आंसर जो हैं वो क्या होंगे? इसके नेपोलियन बोनापार्ट। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। मैंने शुरुआती तौर पर जब मैं चर्चा कर रहा था उसी समय मैंने इस चीज़ को बता दिया था, है ना, कि जर्मन राइन संघ का निर्माण करने वाले कौन से थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो क्लासेस चल रही है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सिद्धांत एडु पॉइंट हमारा चैनल का नाम है और सिद्धांत एजुकेशन हमारे ऑफलाइन क्लासेस का नाम, जो बेसिकली बिहार के जमुई जिले के एक छोटा सा जगह है जिसे सोनो कहते हैं, यहाँ पे चल रही है। आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से पढ़ाई आपको ऑनलाइन दिख रही है, इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई आपको ऑफलाइन मिलेगी। ये क्लास जो है वो क्लास 9 से लेकर 12 तक चलती है, जहाँ पे 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की पढ़ाई चलती है और 9th और 10th के सभी विषयों की पढ़ाई यहाँ पे होती है। बच्चों, आप लगातार हमें फॉलो करते रहें और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट जो है हमेशा देते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जालवेरिन किसकी संस्था थी? जालवेरिन जो संस्था थी किसकी संस्था थी? आई थिंक ज़्यादातर बच्चे जो है इसके आंसर्स जानते होंगे। ऑप्शन आपके सामने हैं, ये क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, या फिर पादरी एवं सामंतों की संस्था थी। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर दे रहे हैं बी जो आंसर दे रहे हैं। कुछ ने ए का, कुछ लोगों ने ए ऑप्शन मारा है, क्रांतिकारियों की संस्था थी। मतलब कई बार क्या होता है ना, बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, उनको लगता है जब आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब बस पूरी तरह से लड़ाई झगड़े के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रांतिकारी ही शामिल होंगे इसमें। बिल्कुल गलत है ये चीज़। जो जालवेरिन संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी गलत आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत, मतलब एक तरह से कहिए तो वी आई जितने भी लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? 4 नाम आपके सामने है, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। फटाफट अपने आंसर बताते जाएं। तो देखिए इसका आंसर जो है वो बिस्मार्क थे, है ना। बिस्मार्क ने बेसिकली रक्त एवं लोह की नीति का जो है अवलंबन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि। सवाल ये उठता है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 1864, 1866, 1870 और 1871। ठीक है, ये संधि जो हुई थी ये किस ईस्वी में हुई थी? देखिए बेटा, इसके आंसर जो होंगे वो 1871 हो जाएंगे। कहते हैं 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रसा के बीच में फ्रैंकफर्ट की जो है वो संधि हुई थी। ठीक है, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1871। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इसके आंसर्स आई थिंक जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो भी अभी हमें देख रहे हैं वो सभी इसके आंसर्स को जानते होंगे। बेसिकली हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो जब आपको भूख लगता है तो सबसे पहले आपको ब्रश करना पड़ता है। ब्रश के लिए आपको जरूरत पड़ता है पेस्ट का, और इसी के अंतर्गत हम आ जाएंगे किसमें? वुड पेस्ट। तो बेसिकली वुडापेस्ट जो होता है वो राजधानी है किसकी? हंगरी की। ठीक है, इसके राइट आंसर क्या होंगे? वुडापेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, ब्रेस्टली टॉस की संधि जो है वो किन 2 देशों के बीच में हुई थी? जो ब्रेस्टली टॉस की संधि थी वो किन 2 देश, कौन ऐसे 2 देश थे जिनके बीच में ये संधि हुई थी? तो इन संधि की जब मैं बात करूं तो यहां पे आ जाएगा हमारे सामने 4 ऑप्शंस। पहले ऑप्शंस में जहां पे आएगा रूस और जर्मनी, दूसरे ऑप्शंस में है रूस और इटली, फिर आता है रूस और फ्रांस, और फिर आता है रूस और इंग्लैंड। अब इसके आंसर्स आपको इन ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से आंसर्स के सही हैं। चल बिल्कुल, कुछ लोग इसमें रूस और जर्मनी को दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को प्रीफर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा है ये रूस और फ्रांस के बीच में हुई थी। तो बच्चों मैं बता दूं, कुछ लोग जब कभी आप अंदाजा लगा के जब आप क्वेश्चन को मारते हैं ना, मतलब सिर्फ गेस के बेसिस पे आप जब मारते हैं तो कई बार क्या होता है ना, आपकी ये गलती सही मानी जाती है। और इसमें से वो लोग जो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए को लगाए हैं वो बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं, और ये रूस और जर्मनी हो गया है ना। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी एक कमेंट में देख रहा था जिसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को एक साथ टिक किया जा रहा था। ठीक है, मतलब पहले ए और फिर सी, सॉरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यानी कि वो कब समय था, वो कौन सा समय था जब यूनान को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया कि अब आप बिल्कुल क्या हैं? फ्री हैं, है ना। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, 1835, 1832, 1842 और 1830। ठीक है, काफ़ी क्लोज आंसर है, यानी कि ये नेक टू नेक ऑप्शंस हैं। आपको कई बार ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं आप में कि ये आंसर सही क्या होगा। तो देखिए इसके रियल आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे? 1832, यानी कि सन 1832 की बात है जब यूनान को बेसिकली एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कार्बनरी संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए इस बात की जो है किसने किया था, इस बात के बारे में चर्चा तो हो ही गई थी कि इसको स्थापित करने वाले, यानी कि इसकी स्थापना करने वाले बेसिकली क्या थे? मेजनी थे। लेकिन वहीं इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ये आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ वहां पर मिला था। इसकी स्थापना हुई थी सन 1810 ईस्वी में। किनके द्वारा की गई थी? मेजनी के द्वारा कार्बनरी संगठन का स्थापना किया गया था, जिसे बाद में प्रारंभिक तौर पर गैरिबाल्डी ने ज्वाइन किया था, जिसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 18वां क्वेश्चन हमारा, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी 4 ऑप्शंस आपके सामने मिलेंगे, 1828, 1829, 1830 और 1931। इसके आंसर्स की मैं बात करूं तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1829 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है हमारा, सेडान का युद्ध जो बेसिकली 1 सितंबर 1970 को हुआ था। यह युद्ध बेसिकली जो हुआ था वह किन 2 देशों के बीच में हुआ था, या किन
किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, प्रसा और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, प्रसा और रूस के बीच में, या फिर फ्रांस और प्रसा के बीच में। बच्चों आपको बताना है इसके सही आंसर्स क्या होंगे, है ना। क्या लग रहा है इसके आंसर्स कहीं एक से ज़्यादा तो आंसर सही नहीं हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है सेडान के युद्ध में जो है ब्रिटेन और फ्रांस भी लड़ लिया, इधर फ्रांस और प्रसा भी लड़ लिया, है ना। तो कौन से आंसर्स के सही होंगे आपको ये जवाब देनी है। बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जहां पे है हमारा फ्रांस और प्रसा। फ्रांस और प्रसा वो दोस्त थे, वो दो ऐसे देश थे जो बेसिकली जिनके मध्य में जो है सन 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं किस देश का हंगरी पर पूर्ण रूप से आधिपत्य था? ऐसा कौन सा देश था इन चारों में से जिनका हंगरी पर पूरी तरह से आधिपत्य था? हंगरी की राजधानी मैंने पहले डिस्कस कर ली, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो कौन सा देश था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और टर्की, जिसे तुर्की भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए हमें, कौन सा देश ऐसा था जिसका हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। यानी कि ऑस्ट्रिया वो देश था जिसका पूर्ण आधिपत्य था किस पर? बेसिकली हंगरी पर। ठीक है, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसके व्यूज़ को बढ़ाएं, ताकि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कंटेंट लेके आ पाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा फायदा होने वाला है। बच्चों अगर आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत एजुकेशन की जो क्लासेस हैं उसमें आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्सविक और हेल्स्टाइन का संबंध किस देश के एकीकरण से था? सेल्सविक और हेल्स्टाइन ये दो ऐसी चीजें हैं, ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं इनका संबंध किस देश के एकीकरण से था? ऑप्शन है आपके सामने, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ऑस्ट्रिया का एकीकरण या फिर फ्रांस का एकीकरण। ये दोनों ऑप्शंस तो आपके शायद मेरे समझ से एलिमिनेट कर दिए होंगे आप लोग खुद ब खुद, और आपको बच रहा होगा जर्मनी और इटली। तो जाहिर सी चीज़ है इसके आंसर्स क्या होंगे? जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद में आपको दो ही एकीकरण देखने को मिलता है, पहला जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इटली का एकीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसके राइट आंसर होंगे, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सवाल है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सेडान का युद्ध कहाँ हुआ था, जिसमें आपने देखा था उसमें ईस्वी बगल में लिखी हुई थी 1870। तो जो सेडान का युद्ध था वो फ्रांस और प्रसा के बीच में लड़ा गया था, और जगह का नाम वो जो जगह थी वो सेडान थी, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई थी और इसमें जो है प्रसा जो है वो जीत गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होंगे, यानी कि सेडान का वो युद्ध था जो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहते हैं यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है वो प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो अनडाउटेबली इसके आंसर सभी को मालूम होंगे, क्योंकि इंग्लैंड के ही एक बहुत ही महान कवि थे ओ ब्रायन, जिनकी कविताओं ने बेसिकली यूरोप वासियों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन काम किया था, उनके अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान की थी। तो इसी से अगर आप लिंक करते हैं तो आप आराम से इसके आंसर्स को याद कर पाएंगे कि यूरोप वासियों के लिए इंग्लैंड वो देश था जिसका साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है वो प्रेरणा स्रोत रहा, और इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड का ही बेसिकली वो साहित्य और ज्ञान था जो बेसिकली जिसको यूरोप वासियों ने जो है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया। ठीक है, 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो युवा इटली या यंग इटली नामक संस्था का गठन जो है वो किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस में भी आपको आएंगे 4, मेजनी, काउंट कावूर, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क। यानी कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे व्यक्ति ने जो बेसिकली युवा यानी कि युवा इटली या यंग इटली का जो है स्थापना किया था? तो देखिए इसके आंसर्स होंगे, मेजनी ने किया था। इस संगठन की स्थापना 1831 में हुई थी। यंग यूरोप संस्था का गठन 1834 में मेजनी ने किया था। 1831 में मेजनी ने गठन किया था युवा इटली की, यानी कि यंग इटली का, और 1834 में बेसिकली इसका इन्होंने किया था यंग यूरोप का। ठीक है, तो ये सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बल्कि ये दोनों पॉइंट्स के भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को भी याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाएंगे। आपको बच्चों क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, जिससे क्या होगा आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको जो है। आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या थे? कवि थे, नाटककार थे, संगीतज्ञ थे या फिर
फिर कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क जैसे लोह पुरुष के बारे में अगर मैं बात करूं और कवि और संगीतज्ञ की बात करूं तो ये थोड़ा बेईमानी हो जाता है। कहते हैं इनकी कूटनीति के आगे जो है बड़े बड़े फेल थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कूटनीतिज्ञ। यानी कि बिस्मार्क जो है वो एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार थे, एक बेहतर कूटनीतिज्ञ थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक जो है वो कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से आएंगे। नेपोलियन III, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल और विलियम प्रथम। काफ़ी सिंपल सा आंसर है इसके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इसका आंसर आप आराम से बता सकते हो। विक्टर इमैनुअल वे इंसान थे, वह आदमी था जो बेसिकली सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले जो ब्रिटिश कवि थे वो कौन थे? अभी मैंने बताया, जब मैंने बताया था कि किस देश का साहित्य और ज्ञान जो है वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, तो उसमें मैंने एक कवि का नाम लिया था जिनका नाम था लॉर्ड ब्रायन। तो लॉर्ड ब्रायन बेसिकली वो कवि थे जिन्होंने यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड ब्रायन वो कवि थे जो बेसिकली इस दौरान सही हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए प्रीफर किया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। 28 की बात करें तो जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? देखिए, जालवेरिन बेसिकली व्यापारियों का एक समूह था। व्यापारी मतलब व्यापारियों से जैसे ही व्यापारी शब्द हमारे दिमाग में आता है, एक ही चीज़ आता है, पैसा, यानी कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति। और ऐसे में जिस समय बेसिकली ये अलग अलग भूभाग में बटा हुआ था, उसमें जो प्रशा था और ऑस्ट्रिया, ये 2 ऐसे जगह थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी थी। और जालवेराइन नाम की संस्था जो है, जाहिर सी चीज़ है, व्यापारियों का संगठन है, तो पैसे वाले जगह पे भी होंगे। जब भी होंगे ये पैसे वाले की जगह के ही होंगे। तो ऐसे में ऑस्ट्रिया तो पहले से ही विरोधी था पूरी तरह से, तो बच जाता है कौन सा? प्रशा। तो प्रशा और पैसा बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए याद रखिएगा जालवेराइन नामक जो संस्था थी उसका गठन जो है वो किया गया था प्रशा के द्वारा, और ये जो संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ये श्रमिकों की संस्था से क्या? नहीं, श्रमिकों की संस्था नहीं थी। श्रमिकों लोग जिसमें सबसे ज़्यादा थे वो थे लाल गुर्दी का जो गठन किया गया था उसमें। इसमें बेसिकली क्या थे? व्यापारियों का एक समूह बनाया गया था जिसका नाम था जालवेरिन, और इसकी स्थापना हुई थी बेसिकली कहाँ पे? प्रशा में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन, 29 नंबर, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की राजधानी फिर से बुडापेस्ट, और इसकी भाषा है बेसिकली मैग्यार, यानी कि हंगरी की जो भाषा है वो क्या हो जाएगा? मैग्यार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में की बात करें, 30 क्वेश्चन जो होगा वो होगा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था बेसिकली, तो उस समय किसकी पराजय हुई थी? रूस की, टर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? तो लड़ाई चल रही थी किसकी? यूनान की, है ना। और इसमें जो पराजय हुई थी वो किसकी हुई थी? टर्की की। कहते हैं बाद में 1832 ईस्वी में तुर्की जो है पूरी तरह से क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि टर्की जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था? 1832 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को और यूनान को। फटाफट बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या फिर यूनान को? चलिए, इसका आंसर जो होगा वो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को ही कहा जाता है। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यूनान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना, फिर से उसकी स्थापना की गई थी वियना कांग्रेस के द्वारा? इसके ऑप्शंस 4 आपको मिलेंगे। साक्य वंश, आर्या वंश, बुर्बो वंश, जार शाही वंश। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके साथ पास हैं। साक्य वंश, आर्या वंश, बुर्बो वंश और जार शाही वंश। तो इसके आंसर्स आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर्स आपको कोई एक बताना है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो जाहिर सी चीज़ है, जिस वंश का खात्मा होने वाला था, जो पूरी तरह से खत्म हो गया था, फिर से स्टेब्लिशमेंट उसी की होगी। बुर्बो राजवंश पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन बाद में वियना कांग्रेस के द्वारा फिर से बुर्बो राजवंश का जो है स्थापना कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत या पतन कब किया था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो मेटरनिक जो थे उनका पूरा का पूरा जो समय चल रहा था, जिसमें वो पिक पॉइंट पे थे, मतलब कह सकते हैं कि सबसे सुप्रीम पावर में थे, वो इस क्रांति ने बिल्कुल क्या किया, उनका जो पूरा पावर था वो बिल्कुल पूरी तरह से सीज हो गया। मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से उनका जो चला आ रहा था समय, जो गुड टाइम बोलते हैं हम लोग, जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो वो कब हुआ था? तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा 1848,
जब फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक का युग पूरी तरह से खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो 34 में है, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1831, 1829, 1830 और 1848। बेटा आपको बताना है कि इसमें से चारों में से कौन से ऑप्शंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपके लगते हैं। मतलब अप्रोप्रिएट का मतलब ये नहीं कि बस ये अच्छा लग रहा है, नहीं। अप्रोप्रिएट का मतलब है जो सही आंसर है आपको वो बताना है। पोलैंड में आंदोलन हुआ कब था? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, फटाफट बताते जाइए कौन सा आंसर इसका सही है। चलिए इसका देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर है 1830। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। कहते हैं, अब इसमें कुछ नोट बनाए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे हीगेल जो है वो जर्मन का चांसलर था। इसके अलावा बिस्मार्क जो है वो दार्शनिक थे। विक्टर इमैनुअल इटली के थे। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 जो है कि यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये मैटर नहीं, कुछ भी नहीं है बेटा, ये बस ऐसे ही मिसप्रिंट हो गया है और कोई बात नहीं है। अगला सवाल है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन से जुड़े सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। तो अगला सवाल है हमारा, वियना सम्मेलन हुआ कब था? 1816, 1815, 1836 और 1814। आखिर वो कब, कौन सा समय था जब बेसिकली वियना सम्मेलन हमारा हुआ था? बेटा यहाँ पे देख ले, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें से कौन सा आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट माना जाएगा? क्या लगता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? जाहिर सी चीज़ है ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा, यानी कि 1814 ईस्वी में वियना सम्मेलन में जो है, वियना सम्मेलन जो है वो हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले बेटा फटाफट शेयर करते जाएं फॉलो हमारे इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये पहुंचे। सिद्धांत एडु पॉइंट के नाम से ये चैनल है हमारा, जहां पे आप सभी को मिलने जा रहे हैं सारी चीज़ें क्लास 10th के बच्चों के लिए, सारी चीज़ें बिल्कुल ही फ्री। तो जाहिर सी चीज़ है आप जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएंगे, और ज़्यादा लोग उठाएंगे तो हमारे अंदर का भी जो ज़्यादा कुछ बढ़िया करने का जो कीड़ा है ना, वो ज़्यादा और तरीके से थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, और हम और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई थी? यानी कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित सवाल अगर आ जाए कि यह हुई कब थी, तो चार ऑप्शन हमारे सामने बचते हैं, 1776, 1778, 1789 और इनमें से कोई नहीं। बेटा बताना आपको है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से, इन चारों आंसर्स में से कौन से वो आंसर्स हैं जो बिल्कुल सही माने जाएंगे इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बेटा 1789 वो रियल आंसर है जब बेसिकली फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो एक रियल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायट क्या थी? ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डायट जो है वो क्या है? तो जर्मन चांसलर, जर्मन सांसद, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सवाल इतनी बार पूछा गया है कि जितने भी तरह के आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे या फिर जो मॉडल सेट मिलेंगे, उन सभी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो डायट बेसिकली कुछ नहीं था, एक जर्मन सांसद का नाम था। ठीक है, जो जर्मन सांसद है, पार्लियामेंट जो है उसका नाम क्या रखा, उसका नाम क्या है? डायट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 38th क्वेश्चन की तरफ। 38th क्वेश्चन है, ऑटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? है ना, ऑटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस, यूनान, फ्रांस या फिर जर्मनी? आखिर वो कौन सा जगह था जहाँ का राजा इसे घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से जो आंसर सही होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है, ऑटो का राजा, ऑटो को जो है वो जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, कहाँ राजा? जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किस संस्था ने लुई 16 और उसकी रानी को फांसी की सज़ा सुनाई थी? आप सभी जानते हैं कि लुई 16वें को जो है फ्रांस की जनता ने बेसिकली फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसमें वो और उनकी पत्नी को जो है लोगों का जो अपना जो लोगों का जो हक होता है उसकी हकमारी के लिए बेसिकली इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि लोगों का जो राइट्स है उसको वो डाइल्यूट कर रहे थे, उसको वो ख़त्म कर रहे थे। इसके एवज में बेसिकली फ्रांसीसी जनता जो थी वो बेसिकली एग्रेसिव हो गई, उन्होंने क्या किया, इनको फांसी की सज़ा सुनाई। इस दौरान एक संस्था थी जो सबसे इन चीज़ों की अगुवाई कर रही थी, तो वो संस्था का नाम क्या था? स्टेट्स जनरल, नेशनल असेंबली, कन्वेंशन या फिर डायरेक्टरी ने? आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, बी, सी, डी में से जो भी बता सकते हैं आप बताइए फटाक से जल्दी। मेरे समझ से तो लगता है ये कन्वेंशन ही होगा डेफिनेटली। तो चलिए आइए चेक करते हैं इसका आंसर कन्वेंशन है या कुछ और। अरे वाह, ये तो सही हो गया, मतलब हम भी थोड़े बहुत जान रहे हैं। तो कन्वेंशन जो संस्था थी
इन्होंने बेसिकली क्या किया था, लुई 16वां और उसकी रानी को जो है फांसी की सजा सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों आप लोगों से कि आप इसे शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और इसके अलावा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमें जो है, क्योंकि आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम और भी ज़्यादा एनर्जी से आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? जो शासन एस्टैब्लिश हुआ वहाँ पे फ्रांस में 1830 के क्रांति के बाद वह शासन कैसा था? 4 ऑप्शन हमारे पास देखते हैं। संघीय शासन, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और गणराज्य। तो आपने देखा फ्रांस में बेसिकली फिर से जो है बनाया गया था, और फ्रांस में बेसिकली फिर से स्थापना की गई थी एक उस राजवंश की जिसकी समाप्ति हो चुकी थी। तो जाहिर सी चीज़ है कि वहाँ पे जो है वो राजतंत्र ही रहा होगा, लेकिन वो राजतंत्र कैसा होगा इसके बारे में देखा जाए, निरंकुश राजतंत्र या फिर संवैधानिक राजतंत्र। तो इसके आंसर जो होंगे वो बी होंगे, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। और इस तरीके से क्या होता है, हमारे आज के क्लास जो है वो खत्म होते हैं। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है। यूरोप का राष्ट्रवाद का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड फेज का जो क्वेश्चन आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस और मिलेंगे जो लगभग इन पूरे चैप्टर्स के जो निचोड़ निकलेंगे ना, जो क्रीम निकलेगा कह सकते हैं, इस पूरे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बचे खुचे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप तक लेके आएंगे, और इसके डिस्कशन को जो है प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव का एक बार सेशन अगर खत्म हो गया तो फिर हम उसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी एक सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन और उसके आंसर्स प्रॉपर तरीके से आप तक हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तब तक बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से हम लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।